लेट्स माइक पैसा। नमस्कार दोस्तों, लेट्स माइक पैसा में मैं मनीष आज आपका स्वागत करता हूं आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज का वीडियो है दोस्तों कि इक्विटी म्यूचुअल फंड जो होते हैं सेबी की कैटेगराइजेशन के अनुसार कितने तरीके के होते हैं। तो अगर आप भी म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हो लेकिन आपको यह समझने में परेशानी हो रही है कि सेबी की श्रेणियों के अनुसार कैटेगराइजेशन के अनुसार कौन सा फंड आपके लिए बेहतर रहेगा, तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए है। आज हम बात करेंगे सेबी की गाइडलाइन के अनुसार लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप क्या होते हैं और सेबी के कैटेगराइजेशन के अनुसार इक्विटी म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको आसान भाषा में ये समझाने की कोशिश करेंगे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड कितने तरीके के होते हैं और उसमें क्या क्या विशेषता होती है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेबी की कैटेगराइजेशन की। सेबी ने एक कैटेगराइजेशन कर दी कि कस्टमर को, इन्वेस्टर को समझने में आसानी हो, इसके लिए उन्होंने अपने इक्विटी स्कीम्स को, डेट स्कीम को कैटेगराइज कर दिया। आज हम इक्विटी स्कीम्स के कैटेगराइजेशन की बात करेंगे। पहला कैटेगरी है लार्ज कैप फंड। सेबी के अनुसार लार्ज कैप फंड में कम से कम 80% स्टॉक्स टॉप 100 कंपनीज के फंड मैनेजर को निवेश करना जरूरी होता है। यह हो गया लार्ज कैप फंड की कैटेगरी कि जो हिंदुस्तान के टॉप 100 कंपनीज है उनके अंदर ही फंड मैनेजर को इन्वेस्टमेंट करना है अपना 80% पैसा। इस तरह के फंड्स में निवेश करने का फायदा क्या होता है, इस फंड की विशेषता क्या होती है कि चूंकि ये लार्ज कैप होते हैं तो इनके अंदर कम जोखिम होता है, रिटर्न थोड़े से स्थिर होते हैं और लिक्विडिटी हाई होती है। ये लार्ज कैप स्टॉक्स की खासियत होती है। अब किन लोगों के लिए ये फंड अवेलेबल है, किन लोगों को इसमें करना चाहिए, दोस्तों यहां पे मैं आपको बताने से पहले ये तो कहूंगा कि ज्यादा जानकारी आप अपने निवेश सलाहकार से लेकर ही करें। हम आपको एक रूटीन बात बता रहे हैं कि नए निवेशक या जो लोग कम जोखिम करना चाहते हैं, इक्विटी का फायदा लेना चाहते हैं, उसके लिए लार्ज कैप थोड़े से बेहतर होते हैं। अब हम अगली कैटेगरी की बात करते हैं मिड कैप फंड की। तो दोस्तों मिड कैप फंड क्या होता है कि जो सेबी के कैटेगराइजेशन के अनुसार 101 से लेके 250 स्टॉक्स मिड कैप में आते हैं। तो अगर किसी फंड ने इन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया तो वो मिड कैप होगा। उसके अंदर सेबी की गाइडलाइन के अनुसार 65% संपत्ति इन स्टॉक्स में करना जरूरी होता है। क्योंकि ये मिड कैप है तो थोड़ा सा लार्ज कैप की बजाय इनमें जोखिम थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो इन फंड में लार्ज कैप की तुलना में थोड़ा सा जोखिम ज्यादा होता है, लेकिन विकास की भी प्रबल संभावनाएं होती है, रिटर्न आने की भी प्रबल संभावनाएं होती है। ये किसके लिए है? जो लोग लार्ज कैप से ज्यादा रिटर्न चाहते हैं और थोड़ा सा रिस्क को समझते हैं, उनके लिए मिड कैप फंड होते हैं। अब तीसरी कैटेगरी होती है स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप सेबी की कैटेगराइजेशन के अनुसार पहले 250 के बाद में जितने भी स्टॉक्स हैं वो स्मॉल कैप स्टॉक्स कहलाते हैं। तो सेबी के अनुसार स्मॉल कैप फंड 65% संपत्ति को इन सारे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कम से कम 65% को। इस तरह के स्कीम्स को स्मॉल कैप स्कीम्स बोलते हैं। अब चूंकि ये छोटी कंपनियां होती है तो जोखिम थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन लंबी अवधि में रिटर्न आने की संभावना भी उतनी ही ज्यादा होती है। क्योंकि जो छोटी कंपनियां होती है वो तेजी से बढ़ सकती है, इसलिए उनमें रिटर्न आने की संभावना भी ज्यादा हो जाती है। अब ये फंड किन लोगों के लिए उपयोगी होता है? जो इन्वेस्टर लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, थोड़ी सी रिस्क एपेटाइट ज्यादा होती है, उन लोगों को स्मॉल कैप फंड के साथ जाना चाहिए या वो जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगली कैटेगरी की। ये कैटेगरी है लार्ज एंड मिड कैप। तो दोस्तों जैसे नाम से प्रतीत हो रहा है कि लार्ज कैप स्टॉक्स भी फंड मैनेजर लगता है और मिड कैप भी रखता है। तो सेबी के नियमानुसार कम से कम 35% पैसा लार्ज कैप में स्टॉक्स में बाय करेगा फंड मैनेजर और 35% पैसा मिड कैप में बाय करेगा। बाकी का 30% फंड मैनेजर अपने विवेकानुसार कहीं भी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अब यहाँ पे विशेषता क्या है? क्योंकि लार्ज और मिड कैप दोनों है तो स्थिरता भी रहेगी और ग्रोथ का संतुलन भी रहेगा। जोखिम जो है वो मध्यम रहता है। ये इस फंड में कौन तरह के इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? जो लोग स्थिरता भी चाहते हैं और विकास अपने रिटर्न भी थोड़ा सा ज्यादा चाहते हैं, वो इन्वेस्टर इसके साथ जुड़ सकते हैं, इसके साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब अगली कैटेगरी की बात करें तो वो है वैल्यू फंड। दोस्तों वैल्यू फंड उन स्टॉक्स में निवेश करते हैं जो कि वो स्टॉक्स जो अपने वास्तविक मूल्य से कम कीमत पर ट्रेड कर रहे होते हैं। एक फंड हाउस या तो वैल्यू फंड सुन सकता है या फिर वो कॉन्ट्रा फंड सुन सकता है। तो वैल्यू फंड
जो स्टॉक्स अपने वास्तविक वैल्यू से कम वैल्यू पे ट्रेड हो रहे होते हैं, फंड मैनेजर उनको आइडेंटिफाई करता है और 65% से ज्यादा पैसा उसी तरीके के स्टॉक्स में लगाता है। उस तरह के म्यूचुअल फंड स्कीम्स को वैल्यू फंड बोलते हैं। इस तरह के फंड की विशेषता ये होती है, चूंकि ये अपने कम मूल्य पर ट्रेड हो रहे होते हैं तो मूल्यांकन कम होता है और लंबी अवधि में उनका वो मूल्य वापस आ जाए, वास्तविक मूल्य वापस आ जाए, वो संभावनाएं ज्यादा होती है। किसके लिए होता है? वही निवेशक जो धैर्य के साथ बाजार के रुझानों का इंतजार करें, उन शेयर्स को प्राइस आने दें, वैल्यू अच्छी वैल्यू आने दें, उस तरह के निवेशक के लिए ये फंड अवेलेबल है। अब दोस्तों अगली कैटेगरी जो है वो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, फ्लेक्सिबल फंड मैनेजर इसके अंदर लार्ज कैप में भी जा सकता है, मिड कैप में भी जा सकता है और स्मॉल कैप में भी जा सकता है। फंड मैनेजर मार्केट की परिस्थिति के अनुसार वो अगर चाहे तो पूरा का पूरा पोर्टफोलियो लार्ज कैप का बना सकता है, या वो चाहे तो पूरा का पूरा मिड कैप में बना सकता है, या वो पूरा का पूरा स्मॉल कैप में बना सकता है, बिना किसी मार्केट के बंधन के। अब इस तरह की फंड में क्या विशेषता होती है कि लचीलापन रहता है। फंड मैनेजर की विशेषज्ञता इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फंड मैनेजर को लगता है कि स्मॉल कैप स्टॉक्स चलने वाले हैं तो वो स्मॉल कैप में अपना पोर्टफोलियो बना देता है। तो जिन लोगों को लगता है कि फंड मैनेजर अच्छा करेगा, उन लोगों के लिए फंड अवेलेबल है, वो लोगों को इस फंड में निवेश करना चाहिए। अब हम अगली बात करते हैं मल्टी कैप की। फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप सिमिलर लगते हैं लेकिन सिमिलर है नहीं। मल्टी कैप में सेबी के रेगुलेशन के अनुसार 25% पैसा लार्ज कैप में लगाना पड़ेगा, 25% पैसा मिड कैप में लगाना पड़ेगा और 25% पैसा स्मॉल कैप में लगाना पड़ेगा। उसके बाद जो बच गया 25% पैसा, वो फंड मैनेजर अपने विवेकानुसार किसी भी सेक्टर में जा सकता है, किसी भी स्टॉक्स का किसी भी कैप में जा सकता है। अब ये फंड किन के लिए है? जैसा कि ये विविधता है, मध्यम जोखिम है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों में लगता है। तो जिस कस्टमर को ये चाहिए कि मेरे को लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का फायदा एक ही जगह मिल जाए, उसके लिए मल्टी कैप अच्छे ऑप्शन अवेलेबल, अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। अब अगली कैटेगरी जो है वो है फोकस्ड फंड। सेबी के अनुसार फोकस्ड फंड अधिकतम 30 स्टॉक में निवेश करते हैं, लेकिन वो किसी भी मार्केट कैप के हो सकते हैं। अधिकतम 30 शेयर खरीदेगा फंड मैनेजर। अब वो लार्ज कैप का भी खरीद सकता है, मिड कैप का भी खरीद सकता है और स्मॉल कैप का भी खरीद सकता है, या फिर तीनों का भी खरीद सकता है। लेकिन यहाँ पे कंसल्टेशन है कि वो 30 से ज्यादा स्टॉक्स नहीं खरीदेगा। नॉर्मल म्यूचुअल फंड स्कीम्स में फंड मैनेजर 50-60 अलग अलग शेयर्स में पैसा लगा देते हैं, लेकिन इस फंड में सिर्फ 30 शेयर में ही पैसा लगेगा। तो इस फंड की विशेषता ये है कि सेंट्रलाइज इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न आने की संभावनाएं थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन थोड़ा सा जोखिम ज्यादा हो सकता है। अब ये वापस के किसके लिए है? उन लोगों के लिए जिनको फंड मैनेजर की कैपेबिलिटी पे विश्वास है कि फंड मैनेजर कर रहा है जो अच्छा कर रहा होगा, उन लोगों के लिए ये फंड है। इसके बाद एक अगली कैटेगरी है टैक्स सेवर फंड। दोस्तों इनकम टैक्स की धारा 80C के अंतर्गत छूट लेने के लिए 1.5 लाख रुपए तक का निवेश आप म्यूचुअल फंड की टैक्स सेवर स्कीम में भी कर सकते हो, जिसके अंदर फंड मैनेजर को 80% पैसा शेयर्स में ही लगाना है। अब वहां फंड मैनेजर शेयर्स में पैसा किसी भी कैटेगरी में लगा सकता है, लार्ज कैप में भी, स्मॉल कैप में भी और मिड कैप में भी। लेकिन इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने से आपको धारा 80C के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलती है ओल्ड रेजिम में। विशेषता यह है कि टैक्स बचत होती है, इक्विटी में आपका रिटर्न मिल जाता है और सबसे कम लॉक इन होती है। इन फंड के अंदर सिर्फ 3 साल का ही लॉक इन पीरियड होता है। जनरली वो टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट में मिनिमम 5 साल का लॉक इन होता है। ये किसके लिए है? जिनको टैक्स बचाना है और इक्विटी का फायदा भी लेना है, उस तरह के लोगों को इस फंड में पैसा डालना चाहिए। अब बात करते हैं सेक्टोरल फंड की। तो दोस्तों सेबी के अनुसार सेक्टोरल फंड कम से कम 80% पैसा एक पर्टिकुलर सेक्टर में डालते हैं। दोस्तों सेक्टरल, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में फंड मैनेजर ने पैसा लगाया। भारत में बहुत सारे सेक्टर फंड अवेलेबल है। हम कुछ की बात करते हैं, जैसे आईटी फंड हो गया, जैसे फार्मा सेक्टर हो गया, जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, जैसे टेक्नोलॉजी हो गया। इस तरह के फंड्स जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर सेक्टर में ही फंड मैनेजर पैसा लगाता है और 80% से ज्यादा पैसा वहां पे फंड मैनेजर को उसके अंदर लगाना होता है। अब इस तरह की फंड की विशेषता क्या होती है कि एक पर्टिकुलर सेक्टर में फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट करता है, तो जोखिम भी ज्यादा होता है और रिटर्न आने की संभावना भी ज्यादा होती है। अब इस तरह के फंड में किसको पैसा लगाना चाहिए? जिसको एक पर्टिकुलर सेक्टर में ही पैसा लगा के फायदा उठाना है, उस तरह के फंड को उस तरह के इन्वेस्टर्स को इस तरह के फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगले
थीम की बात करते हैं कि अगला कौन सा थीम है जिसपे सेबी की कैटेगराइजेशन के अनुसार इक्विटी फंड निवेश करते हैं। अगला है थेमेटिक फंड। अगली कैटेगरी है थेमेटिक। दोस्तों सेक्टर और थेमेटिक लगते सेम है लेकिन फिर अगेन सिमिलर नहीं है। सेबी के अनुसार थेमेटिक फंड कम से कम 80% संपत्ति किसी खास थीम में लगाते हैं। जैसे मैं कुछ थीम की बात करूं तो डिजिटल इंडिया थीम, ESG थीम, इंफ्रास्ट्रक्चर थीम, कंजम्पशन थीम, हाउसिंग थीम, ये इस तरह के फंड्स हैं। इस तरह के फंड्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर थीम पे काम करते हैं। जैसे इंफ्रा में वो इंफ्रास्ट्रक्चर थीम पे काम करते हैं, कंजम्पशन में वो कंजम्पशन से रिलेटेड स्टॉक्स रखते हैं। ये सेक्टरल फंड से थोड़े से वाइड होते हैं, थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन और हो जाता है इसके अंदर। अब थीम आधारित है तो थोड़ा सा जोखिम ज्यादा होता है लेकिन रिटर्न आने की संभावनाएं भी थोड़ी सी ज्यादा होती है। अब ये फंड किसके लिए है? ये फंड उन लोगों के लिए है जो कि किसी पर्टिकुलर थीम में विश्वास रखते हैं और उनको लगता है कि आने वाले समय में ये थीम बेटर चलेगी और थोड़ा सा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, उनके लिए इस फंड में जा सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हमने अभी तक आपसे बात करी कि सेबी की कैटेगराइजेशन के अनुसार इक्विटी स्कीम की ये कैटेगरी होती है। अब आपको किस स्कीम में जाना चाहिए, किस स्कीम में रिटर्न ज्यादा आएंगे, तो हर फंड की अपनी अपनी एक रिस्क है और अपने अपने रिटर्न आने की प्रोबेबिलिटी है। हम आपको यह समझाने की कोशिश करेंगे कि आपको कौन कौन सी स्कीम में जाने से क्या क्या रिटर्न आ सकता है और उनका रिस्क रिवॉर्ड रिटर्न कैसा है, कितनी कौन से फंड में कितनी रिस्क होती है और कौन से फंड से कितने रिटर्न आते हैं। तो चलिए ग्राफ पे नजर डालते हैं। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले बात करते हैं लार्ज कैप फंड। रिस्क रिवॉर्ड रिस्क रिटर्न के इस ग्राफ में सबसे पहले श्रेणी पे आता है लार्ज कैप। लार्ज कैप फंड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस तरह के फंड्स में तरलता होती है, लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होता है, तो प्रोबेबिलिटी रिटर्न आने की भी इसमें कम होती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो लार्ज एंड मिड कैप के रिटर्न थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि फंड मैनेजर ने लार्ज कैप के साथ मिड कैप का ऑप्शन भी ले लिया। अब इसके बाद हम अगली कैटेगरी की बात करें तो मल्टी कैप। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मल्टी कैप कैटेगरी में 25% पैसा लार्ज कैप में, 25% पैसा मिड कैप में और 25% पैसा स्मॉल कैप में होता है। तो इसमें जो कि स्मॉल कैप का वेरिएंट आ गया तो थोड़ा सा रिस्क बढ़ गया लेकिन रिटर्न आने की संभावनाएं भी बढ़ गई। उसके बाद हम बात करते हैं वैल्यू फंड की। जैसा कि दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि वैल्यू फंड वो फंड होते हैं जिसके अंदर फंड मैनेजर उन स्टॉक्स में पैसा लगाता है जो मार्केट में अभी उनको वैल्यू नहीं मिल रही लेकिन आने वाले समय में प्रबल संभावना है कि उनको वैल्यू मिलेगी। तो चूंकि इस फंड में प्रबल संभावना ही है तो थोड़ा सा रिस्क ज्यादा है लेकिन रिटर्न आने की संभावना भी उतनी ही ज्यादा है। उसके बाद हम बात करते हैं कि दोस्तों ELSS फंड। अब ELSS फंड टैक्स सेविंग फंड होते हैं लेकिन फंड मैनेजर की कोई कैपिंग नहीं होती। फंड मैनेजर वहां पे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप किसी भी सेक्टर में जा सकता है। तो थोड़ा सा रिस्क ज्यादा होता है लेकिन रिटर्न आने की संभावनाएं भी उतनी ही ज्यादा होती है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों फोकस्ड फंड। फोकस्ड फंड जो कि मैंने आपको बताया कि फोकस्ड फंड वो फंड होते हैं जिसमें सिर्फ 30 शेयर में ही फंड मैनेजर पैसा लगाता है और 30 शेयर में अगर पैसा लगाएगा तो वहां पे रिस्क थोड़ा सा ज्यादा रहेगा लेकिन रिटर्न आने की संभावनाएं भी उतनी ही ज्यादा है। फिर दोस्तों अगली कैटेगरी होती है मिड कैप। अब मिड कैप में फंड मैनेजर ने 101 से लेकर 250 वाली मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियों में पैसा लगाया तो वहां पे थोड़ा सा रिस्क ज्यादा होता है तो रिटर्न भी इन सबसे ज्यादा आने की संभावना है। फिर हम बात करें दोस्तों स्मॉल कैप फंड की। स्मॉल कैप फंड में क्योंकि यूनिवर्स बहुत बड़ा है, 250 कंपनियों के बाद सारा स्टॉक्स स्मॉल कैप में आता है, थोड़ी छोटी कंपनियां होती है, लिक्विडिटी की रिस्क रहती है लेकिन रिटर्न आने की संभावना भी ज्यादा होती है क्योंकि छोटी कंपनियां हमेशा बढ़ा के रिटर्न बना सकती है। इसलिए इस तरह के फंड्स में आने के बाद कस्टमर को रिटर्न भी ज्यादा मिल सकता है तो रिस्क भी उतनी ज्यादा होती है। इसीलिए रिस्क रिटर्न ग्राफ में इस फंड की रिस्क भी ज्यादा दिखाई गई है और रिटर्न भी ज्यादा दिखाए गए हैं। इसके बाद दोस्तों थोड़े से ज्यादा रिस्क वाले फंड होते हैं, वो होते हैं सेक्टरल या थेमेटिक। सेक्टर या थेमेटिक में फंड मैनेजर एक पर्टिकुलर सेक्टर पर ही निवेश कर रहा है तो अगर वो सेक्टर चला तो रिटर्न बने, अगर वो सेक्टर नहीं चला तो रिटर्न नहीं बने। तो इसलिए रिस्क और रिटर्न के इस ग्राफ में सेक्टरल फंड सबसे ऊपर आते हैं जहां पर रिस्क भी सबसे ज्यादा होती है और रिटर्न आने की संभावनाएं भी सबसे ज्यादा होती है। दोस्तों हमने आपको ये सारी बातें पिछले रिटर्न्स के आधार पे बताई है और ये रिस्क और रिटर्न का ग्राफ भी पिछले रिटर्न के आधार पे ही आया है, लेकिन आपको अपने निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या निवेश सलाहकार के साथ बात करके ही निवेश करना है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो
तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और आपका कोई सवाल हो, आपको किसी निवेश के बारे में और जानकारी लेनी हो तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.